हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स के अनसॉल्व पेपर को, और हमने आपसे वादा भी किया था कि हम आपको 2024, 23 और 22 तक के अनसॉल्व पेपर को कराएंगे। तो 2024 के समापन की ओर हैं। उम्मीद है कि हम 5 से 6 दिन के अंदर कंप्लीट करा लेंगे। यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री का दोनों का कंप्लीट करा लेंगे। तो उसके बाद हम चले जाएंगे 2023 के सेटों पर। बस आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए, और जितना आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट रहेगा, हम उतनी ही ज़्यादा से ज़्यादा क्लास लेकर आएंगे। इसके अलावा अनसॉल्व पेपर के अलावा हम आपको लाइव क्लास भी देंगे। बस आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार बता दीजिएगा कि हमको लाइव क्लास लाना है या नहीं लाना है। आप लोग बता दीजिए तो हम आपको लाइव क्लास के अंदर इंपोर्टेंट सीरीज चालू कर देंगे, जिसमें जो बोर्ड एग्जाम में हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं। अनसॉल्व पेपर तो हमारा चल ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ हम इंपोर्टेंट सीरीज भी आरंभ कर देंगे, जिससे आप लोगों के फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर 70 में से कम 65 प्लस नंबर आसानी से आ जाए। बस आप लोग हमें बता दीजिएगा। और जैसा कि हम चल रहे हैं अपने 7वें सेट की ओर, और 7वें सेट का कोड है हमारा FZ, और हम चल रहे हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? पहला प्रश्न का 0.5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला है। देखो, जो मात्रा आप घोलते हो वह कौन होता है? विलय। और विलय कितना है? 5 ग्राम। सॉरी, विलय कितना हमारा? 5 ग्राम। किस में घोल रहे हैं? और विलय है कौन? हमारा NaOH है। कौन है हमारा? NaOH। तो इसका हमें क्या चाहिए? अड़भार। क्या निकाले रहे? अड़भार। तो यहाँ पर एक Na का 23 प्लस एक ऑक्सीजन का 16 प्लस एक हाइड्रोजन का 1, 23, 16, 39 और 1, 40। कितने में घोल रहे हैं? जो हमारा विलयन है वो विलयन कितना बन रहा है? 450 ml का विलयन बन रहा है। यानी जब हम 5 ग्राम NaOH को विलयन 5 ग्राम NaOH को जब हम किसी अन्य मात्रा में घोल रहे हैं, तो जो विलयन बन रहा है वो 450 ml का बन रहा है। हमसे पूछिए मोलरता, और मोलरता का फॉर्मूला होगा विलय का भार। विलय का भार किसमें होना चाहिए बेटा? ग्राम में, बट्टे विलय का अड़भार। विलय का अड़भार इनटू विलयन का आयतन। विलयन का आयतन किसमें होना चाहिए? लीटर में। अगर ml में है, किसमें है? ml में है। मिलीलीटर में है तो ऊपर किससे गुणा कर देंगे? 1000 से। अब चल रहे विलय का भार 5 बट्टे विलय का अड़भार 40 इंटू विलयन का आयतन 450 ml में है, लीटर में लाना है, ऊपर 1000 से गुणा कर देंगे। 1 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 ने 45, यानी 10 बट्टे 9 चौको 36। क्लियर? और काट लेंगे, 2 पंजे 10, और 2 से ये कितने बार कट जाएंगे? 18 बार। ठीक है। अब 18 का भाग कर देंगे कितने में? 5 में। भाग जाएगा नहीं, 10 लगाए 0। 18 दूनी 36, 18 तिया 54, ज्यादा हो जाएंगे, 2 बार जाएगा। 18 दूनी 36, बचेंगे 14 0। 18 सत्ते 126, क्योंकि 18 अट्ठे 144 हो जाते हैं। 4 यहाँ 1 बचेगा, फिर 0। 18 सत्ते 126, यानी इसका आंसर आएगा बेटा 0.2777 आता रहेगा। लगभग में 0.278, इसको हम लिख सकते हैं लगभग में 0.278 मोल प्रति लीटर। क्लियर? तो इसका जो आंसर है विकल्प नंबर बेटा इसका कौन सा दे रखा है? डी सही। विकल्प कौन सा सही है इसका? डी सही है। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर ख, कौन सा है बेटा इसका? ख प्रश्न। ख प्रश्न बोल रहा है संकुल K3CO, उसके बाद यहां पर ये कोबाल्ट है बेटा, ध्यान रखना, C2O4 ऑक्सोलेट, और इसमें बेटा हमें बतानी है कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या। बड़े आसानी से बताएंगे। एक के पर 1 प्लस होता है, पर ऐसी के बेटा कितनी है? 3 प्लस कोबाल्ट की बतानी है। उसके बाद एक C2O4 पे 2 माइनस है, पर बेटा एसिड है कितने? 3,
पर इसके ऊपर कोई चार्ज है तो आप बोलोगे कतई नहीं है, तो बराबर किसके लिख दो, 0 के। 3 का एक में गुणा करेंगे, 3 पर होंगे प्लस के CO, प्लस प्लस माइनस बेटा माइनस हो जाएगा, और 3 दूनी 6 बराबर 0। माइनस के 6 में से प्लस का 3 गया तो आप बताओगे माइनस के 3 बराबर 0। माइनस के 3 उधर जाके बेटा किसके हो जाएंगे, प्लस के 3। यानी कोबाल्ट की ऑक्सीजन संख्या कितनी हो जाएगी, प्लस के 3। इसके बाद ग, क्वेश्चन नंबर ग है बेटा, पूछा है ऐसा संक्रमण तत्व जिसमें परिवर्तनीय ऑक्सीजन अवस्था नहीं पाई जाती है, तो आपकी स्कैंडियम, कौन सा बेटा, स्कैंडियम। इसमें विकल्प बेटा कौन सा, स्कैंडियम। इसकी ऑक्सीजन अवस्था परिवर्तित नहीं होती है, यानी इसकी ऑक्सीजन अवस्था कितनी होती है, प्लस के 2। कितना होता है, प्लस के 2। उसके बाद घ, क्वेश्चन नंबर बेटा कौन सा है ये, घ। घ में पूछा क्या है, घ में पूछा है यौगिक जिसमें क्षारीयता प्राबल्य सबसे अधिक होता है। देखो सबसे अधिक जो क्षारीयता होती है वो 2 डिग्री एमीन के अंदर होगी, इससे कम 1 डिग्री एमीन, इससे कम 3 डिग्री एमीन, इससे कम अमोनिया, इससे कम एरिल एमीन। क्लियर। तो आपसे पूछा गया अब 2 डिग्री एमीन कब बनेगा, जब एक नाइट्रोजन से 2 R या 2 कार्बन परमाणु जुड़े हैं। अब इसमें विकल्प में बेटा देखो, यहाँ पर एक नाइट्रोजन से 2 कार्बन किसमें जुड़े हुए हैं, पहले विकल्प में CH3 और यहाँ पर H, यानी इसका विकल्प नंबर बेटा पहला सही है। विकल्प नंबर कौन सा सही है, पहला, क्योंकि दूसरा वाला नाइट्रोजन से केवल एक सी टच है तो वो 1 डिग्री हो जाएगा। तीसरे वाले में नाइट्रोजन से 3 कार्बन है, CH3 का होल ट्वाइस का मतलब 3 कार्बन नाइट्रोजन से, इसलिए वो 3 डिग्री हो जाएगा, और NH3 हमारा कौन हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा। क्लियर। पहले इतना नोट करिए, इसके बाद बेटा आगे करा रहे हैं, नोट करिए। इसके बाद बेटा अगला र में पूछा है आपसे, क्या पूछा है, यौगिक जो डाइसैकेराइड नहीं है। डाइसैकेराइड में बेटा ध्यान रखना कौन कौन सा होता है आपका, सुक्रोज होता है, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोस, ये आपके डाइसैकेराइड होते हैं। कौन होते हैं, डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11, ठीक है। और मोनोसैकेराइड आपके ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, उसके बाद गैलेक्टोज, ये आपके होते हैं मोनोसैकेराइड, और इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। अब आपसे उसके बाद अगर आपसे पॉलीसैकेराइड पूछा जाए, स्टार्च, सेलुलोज, स्टार्च का फॉर्मूला C6H10O5 के कितने मॉलिक्यूल्स, N अणु, ठीक है। तो यहां पर हमसे पूछा गया है यौगिक जो डाइसैकेराइड नहीं है। देखो भाई सुक्रोज भी है आपका, लैक्टोज भी है, माल्टोज भी है, पर यहाँ पर विकल्प नंबर बी जरा देखना कौन है इसमें, सेलुलोज। और सेलुलोज हमारा कैसा है, पॉलीसैकेराइड। सेलुलोज हमारा कैसा है, पॉलीसैकेराइड है बेटा यहाँ पर। क्लियर। तो यहाँ पर विकल्प नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, ड का बी विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर च में बेटा पूछा है टॉलेन अभिकर्मक से पहचान होती है एल्डिहाइड की। यह क्या करेगा, एल्डिहाइड समूह को जो टॉलेन अभिकर्मक है, ये वाला ऑक्सीजन जब इसके दे देंगे तो COO और ये क्या हो जाएगा H, तो COOH प्लस में Ag बाहर हो जाएगा, कितने 2। ये क्या है, रजत दर्पण। तो ध्यान रखना टॉलेन अभिकर्मक एल्डिहाइड को बदल देता है किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर। ऐसे ही फेलिंग विलयन CuO, ये भी बेटा एल्डिहाइड को किसमें बदल देता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर। क्लियर। यहां तक क्वेश्चंस को नोट करिए बेटा, नोट करिए। इसके बाद बेटा प्रश्न नंबर दूसरा, और दूसरे का प्रश्न क्या बोल रहा है, देखो
दूसरा प्रश्न बोल रहा है 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल को 450 ग्राम जल में मिलाया गया, निम्नलिखित की गणना कीजिए। पहला है बिलियन के हिमांक में अवनमन, दूसरा बिलियन का हिमांक। देखो सबसे पहले 30 ग्राम किसको, एथिलीन ग्लाइकोल यानी ये कम मात्रा जिसको मिलाया जाए विलय, इसके अड़भार निकालेंगे तो इसका अड़भार एक कार्बन का 12, इसका फॉर्मूला है एथिलीन ग्लाइकोल का C2H6O2, एक कार्बन का 12 तो दो कार्बन का 24 प्लस एक हाइड्रोजन का 1 तो 6 हाइड्रोजन का 6 प्लस एक ऑक्सीजन का 16 तो दो ऑक्सीजन का 32, 24 और 6 30 और 32 62, ये निकलाएगा इसका अड़भार। और कितने मिलाया गया है, कैपिटल डब्ल्यू बराबर कितना दे रखा है 450 ग्राम में मिलाया गया। पहला पूछा है हिमांक में अवनमन यानी डेल्टा टीएफ की गणना। देखिए जल के लिए मोलल अवनमन स्थिरांक कितना दे रखा होता है, KF बराबर होता है 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ये जल के लिए KF बराबर होता है, लगाएंगे फॉर्मूला डेल्टा TF बराबर KF इंटू स्मॉल w इंटू 1000 बट्टे कैपिटल W इंटू में MA। अब मान लगाएंगे KF का वैल्यू कितना है 1.86, स्मॉल w 30 इंटू 1000 बट्टे कैपिटल W का वैल्यू बेटा कितना है 450 इंटू में MA अड़भार कितना है 62 62। क्लियर। अब देखो दशमलव हटाएंगे, नीचे 2 जीरो और बढ़ा लीजिए, इससे होगा क्या, इससे 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो कैंसिल। अब 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, 3 से कट जाएंगे 6 18, 3 दूनी 6 और 62 से बेटा कितने कट जाएंगे 62, अर्थात डेल्टा TF बराबर कितना निकलेगा 2 केल्विन। कितना निकलेगा 2 केल्विन। उसके बाद अब हमें बताना है क्या, हिमांक में अवनमन बताना है दूसरा पार्ट। तो यहाँ पर डेल्टा TF बराबर होता है शुद्ध विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक, माइनस कौन, विलयन का हिमांक। अब देखो यहां पर क्या निकालना है, डेल्टा TF का वैल्यू बेटा कितना निकला 2 बराबर शुद्ध विलायक का यानी शुद्ध जल का हिमांक होता है, शुद्ध जल का जो हिमांक होता है वह होता है 273 केल्विन। कितना होता है 273 केल्विन होता है। तो शुद्ध हिमांक यहाँ पर 273 माइनस के विलयन का हिमांक निकालना है। विलयन के हिमांक को मान लिया TS, माइनस का इस ओर आके किसका हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का दूसरी ओर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, माइनस के 273 में से 2 गया तो 271 केल्विन। कितना निकल आएगा 271 केल्विन। नोट करेंगे बेटा इस सवाल को, दूसरे के का को नोट करेंगे। इसके बाद बेटा दूसरे का ख प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित पदों को परिभाषित कीजिए। पहला है मोलंस बोले, मोल प्रवाज बोले या अणभिन्नांक बोले, बात देखी है किसे कहते हैं मोल प्रवाज। देखो किसी विलयन में उपस्थित किसी विशेष घटक का मोल प्रवाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। क्या बताया, किसी विलयन में उपस्थित किसी विशेष घटक का मोल प्रवाज उसके मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात के कैसा होता है, बराबर होता है। क्लियर। परिभाषा लिखेंगे किसी विलयन में उपस्थित
किसी विशेष घटक का मोल प्रवाह, किसी विशेष घटक का मोल प्रवाह उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है, के अनुपात के बराबर होता है, बराबर होता है। क्लियर? तो हमें फॉर्मूला बताना है, तो लिखेंगे जो अवयवी घटक का मोल प्रवाह, अवयवी घटक का जो मोल प्रवाह होगा उस घटक के मोलों की संख्या, घटक के मोलों की संख्या बट्टे विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या, सभी घटकों के मोलों की संख्या, सभी घटकों के मोलों की संख्या। यानी अगर हमें किसी भी घटक का मोल प्रवाह निकालना है, उस घटक के मोलों की संख्या बट्टे विलयन में जितने भी घटक हैं उन सभी घटकों के मोलों की संख्या। क्लियर? दूसरी परिभाषा है मोललता की। अब मोललता किसे कहेंगे? देखो, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है। लिखें परिभाषा, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है, मोललता कहलाती है। क्लियर? मोललता किससे लिखेंगे? स्मॉल एम से। स्मॉल एम बराबर फॉर्मूला हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलायक का द्रव्यमान किसमें होना चाहिए बेटा? किलोग्राम में। किसमें हो? किलोग्राम में। क्लियर? ये हो गया मोललता का फॉर्मूला और ये हो गई परिभाषा। नोट करेंगे बेटा, इसको नोट करिए। बाद बेटा प्रश्न नंबर दूसरे का ग प्रश्न क्या बोल रहा है? लेंथेनॉइड आकुंचन क्या है? लेंथेनॉइड आकुंचन के प्रभाव की विवेचना कीजिए। देखो, लेंथेनॉइड आकुंचन में क्या है? जैसे जैसे हम लेंथेनॉइड से ल्यूटीशियम की ओर जाएंगे, लेंथेनॉइड श्रेणी में लेंथेनम से ल्यूटीशियम की ओर जाएंगे तो क्या होगा? इसके आयनिक आकार में लगातार कमी होगी, और जब आयनिक आकार में लगातार कमी होगी तो परमाणु सिकुड़ेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड आकुंचन। अब बात करेंगे इसके प्रभाव की, तो जो हमारा इट्रियम होता है, इट्रियम की जो भारी लेंथेनॉइडों है, भारी लेंथेनॉइडों से क्या होगी? समानता है।
दूसरा लैंथेनॉइडों के गुण में बहुत अधिक कैसी है, समानता है। तीसरा जो पश्च लैंथेनॉइड तत्व हैं वे कैसा व्यवहार करते हैं, इनका असामान्य व्यवहार है। क्लियर। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरे का ग। अब बात करेंगे दूसरे के घ की। बोल रहा है एक आपको दे रखा है यौगिक FeNH3 का होल ट्वाइस Cn की पावर 4 और इस संकुल पे चार्ज कैसा दे रखा है, माइनस। और बोल रहा है कि ज्यामिति समावयवों की संरचना बनाइए। देखो Fe यहाँ पर कैसा हमारा केंद्रीय धात परमाणु है, 6 लिगेंड है, यानी आकृति बनेगी हमारी अष्टफल की। 6 लिगेंड है, हमारी आकृति कैसी बनेगी, अष्टफल की। क्लियर। अब देखो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, इन पे जोड़ना है लिगेंड को, इन पर किसको जोड़ना है, लिगेंड को। अब आप NH3 का होल ट्वाइस है, यानी NH3 को आप दोनों को पास पास जोड़ सकते हो। उसके बाद Cn कितनी है, 4, 1 2 3 और 1 4। तो जब NH3 दो समान लिगेंड आपस में पास पास हैं, एक ही ओर है, तो ये बन जाता है समपक्ष। कैसा बन जाएगा, समपक्ष। और एक इस NH3 के जब दो समान लिगेंड एक दूसरे के कैसे हो जाएं, विपरीत, यानी एक दूसरे के विपरीत का मतलब Fe यहां हो गया, ये रहा केंद्रीय धात परमाणु Fe, और यहां पर क्या करेंगे, दो समान लिगेंड एक दूसरे के कैसा जोड़ेंगे, विपरीत जोड़ेंगे। यानी NH3 यहां पर है, इसके विपरीत NH3 जोड़ दिया, तो ये क्या बन जाएगा, यह बताएगा विपक्ष। ये किसको बताएगा, विपक्ष। यानी दो लिगेंड समान होने चाहिए और पास पास एक ही ओर जोड़ोगे समपक्ष, विपरीत जोड़ दोगे विपक्ष। उसके बाद Cn को कितनी जगह जोड़ना है, 4 जगह। इस तरीके से Cn को जोड़ दिया हमने 4 जगह। क्लियर। तो इसमें कितने स्ट्रक्चर बने, दो संरचना, एक समपक्ष वाली और एक विपक्ष वाली। नोट करिए। इसके बाद आगे प्रश्न पढ़ा रहे हैं, नोट करो। इसके बाद बेटा प्रश्न नंबर तीसरे का क है। तीसरे का क प्रश्न बोल रहा है CH3 CH2 CH2 CH3 के मुक्त मूलक क्लोरीनन से बनने वाले सभी संभावित मोनोक्लोरो संरचनात्मक समावयवियों को पहचानिए। देखो यहां पर आपको दे रखा है CH3 CH2 CH2 CH3, कार्बन 4 है, 4 पे हमारा आएगा ब्यूटेन, 4 पे क्या आएगा, ब्यूटेन। इसका क्लोरोनीकरण करा रहे हैं सूर्य के प्रकाश में, मतलब इसकी कितनी संभावित संरचनाएं बनेगी। देखो आप इस Cl को इस ब्यूटेन पे कहां कहां जोड़ सकते हो, तो देखो यहां पर ये कार्बन से केवल एक कार्बन जुड़ा हुआ है 1 डिग्री, इस कार्बन से 2 कार्बन टच है 2 डिग्री, इस कार्बन से 2 कार्बन टच है 2 डिग्री, इस कार्बन से केवल एक कार्बन टच है 1 डिग्री। क्लियर। तो आप इस Cl को दो जगह जोड़ सकते हो, या तो आप 1 डिग्री कार्बन पे, या आप कहां जोड़ सकते हो, इस 2 डिग्री कार्बन पे। जब आप 1 डिग्री कार्बन पे जोड़ोगे तो यहां से एक H एक Cl के साथ बाहर हो जाएगी, और यहां बनेगा CH3 CH2 CH2, और यहां जब एक H बाहर हो जाएगी 3 में से तो बचेंगी 2, और यहां कौन जुड़ जाएगा, Cl प्लस। दूसरा बेटा आप Cl कहां जोड़ सकते हो, तो आप इन 2 डिग्री में से कहीं पर भी जोड़ सकते हो। तो मान लिया यहां से यहां पर इस 2 डिग्री पे जोड़ना है, तो यहां से एक H एक Cl के अणु द्वारा बाहर कर दी जाएगी, तो दूसरा Cl का अणु इस 2 डिग्री पे जोड़ देंगे, यहां पर जोड़ देंगे। उसके बाद ये रहा CH3, यानी हमें इसके कितने अणु लिए हमने, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 H बाहर हो रही हैं 2 Cl के द्वारा, तो 2 Cl इन पे जोड़ना है, तो टोटल हमें Cl कितनी चाहिए, 4, अर्थात 2HCl बाहर। तो ये बन जाएगा 1 डिग्री, ये Cl जिस कार्बन जुड़ा हुआ उससे केवल एक ही कार्बन परमाणु की श्रृंखला है 1 डिग्री, यहाँ पर इसका नाम दे सकते हैं 1 क्लोरो, पहले नंबर पर जुड़ा हुआ है 1 क्लोरो, और 4 कार्बन है ब्यूटेन, इसका नाम हो जाएगा, दूसरे पे जुड़ा हुआ है Cl, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो इसकी कितनी संरचना बन सकती है हमारी, 2। क्लियर। उसके बाद
प्रश्न नंबर ख है फिनॉल अम्लीय गुण को प्रदर्शित करता है लेकिन एथेनॉल लगभग उदासीन होता है, क्यों? देखो फिनॉल क्या, देखो जो हमारा एथेनॉल है, एथेनॉल जलीय विलयन में एचायन त्याग कर, जलीय विलयन में एचायन त्याग कर एथॉक्साइड आयन देंगे, जबकि फिनॉल जलीय विलयन में एचायन त्याग कर फिनॉक्साइड आयन देते हैं और उस फिनॉक्साइड आयन का होता है अनुनाद, जिसके कारण फिनॉल अधिक अम्लीय हो जाता है। अब समझेंगे फिनॉल की अम्लीयता को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ख समझते बेटा फिनॉल की अम्लीयता, फिनॉल की अम्लीयता के बारे में। देखो जो हमारा एथेनॉल है CH3CH5 या CH3CH2OH, इसको जब हम डालेंगे जलीय विलयन के अंदर तो यह अम्लीय गुण को दर्शाएगा, पर कब? जब ये अपने एचायन त्यागेगा, जब ये एचायन त्याग देगा तो यहाँ पर CH3CH2O, अब हाइड्रोजन अपना देखो ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर लेता है तो ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन मुझे बचते हैं। पर इस जो ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है और इलेक्ट्रॉन फिर ग्रहण कौन करेगा? ऑक्सीजन बॉन्ड के रूप में ग्रहण करेगा बेटा, ये एक बॉन्ड पूरा ग्रहण करेगा और एक बॉन्ड ग्रहण करने का मतलब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन? 2, तो इसलिए बेटा इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा? माइनस, और ये क्या देता है? एथॉक्साइड आयन, एथॉक्साइड आयन। अब क्या होगा कि अगर आपने बेटा बॉन्ड बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी कराए, 2 इलेक्ट्रॉनों को साझेदारी कराया आपने और क्या बना दिया? एक बॉन्ड, और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी करेंगे, एक बॉन्ड बनाएंगे और बॉन्ड कहां आ जाएगा? कार्बन पे। अब इसके आगे बेटा बॉन्ड को ग्रहण नहीं किया जा सकता, बॉन्ड को आगे नहीं भेजा जा सकता है, मतलब इसका अनुनाद नहीं बढ़ रहा है। जबकि बात करेंगे फिनॉल की, बात किसकी करेंगे? फिनॉल की। तो यहां पर फिनॉल क्या करेंगे? जलीय विलयन में एचायन देंगे और एचायन त्याग कर एक ऑक्सीजन के ऊपर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, इसलिए ऑक्सीजन ग्रहण करेगा और ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आ जाएगा? माइनस, और ये क्या देगा? फिनॉक्साइड आयन। क्या देगा? फिनॉक्साइड आयन। अब इस फिनॉक्साइड आयन का क्या होगा? अनुनाद। फिनॉक्साइड आयन का क्या होता है? अनुनाद। तो इसका बनाएंगे अनुनाद। क्या बनाएंगे? अनुनाद संरचना। अब देखो 5 व्यंजन बना ले रहे इसके लिए। कितनी व्यंजन बना ले रहे? 5। 1 2 3 4 5। क्लियर? इसके ऊपर जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, इसके ऊपर कौन जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन, इस तरीके से माइनस, बॉन्ड कुछ इस तरीके से लगे हुए हैं। क्लियर? अब ध्यान रखना, जब 2 इलेक्ट्रॉन आपस में मिलेंगे एक बॉन्ड बनाएंगे, और ध्यान रखना मैंने पिछले सेटों में ही बताया है कि जब बॉन्ड को आप आगे भेजोगे, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कराओगे, बॉन्ड को आगे भेजोगे, तो उसके अगले वाले कार्बन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों को क्या करा देना है? ग्रहण। अब होगा क्या कि यहां से 2 इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी करेंगे, एक बॉन्ड बनाएंगे, बॉन्ड बनाने के बाद वो बॉन्ड कहां जाएगा? इस वाले कार्बन पर, तो इसके अगले वाले कार्बन परमाणु द्वारा इस पाई बॉन्ड को क्या करा देना? ग्रहण। तो जब ये ग्रहण करेगा तो इस पे माइनस, ऑक्सीजन बेटा इनके बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, 1 2 3 4, और ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है इसलिए इस पे प्लस, कैसा आ जाएगा? प्लस, और प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ये बॉन्ड ज्यों का त्यों लगा है वैसे लगा देंगे। ये माइनस आया कब? बॉन्ड ग्रहण करने के कारण बॉन्ड को माइनस हटाना है, बॉन्ड को आगे भेजेंगे, और जब बॉन्ड इस कार्बन पे आएगा तो इसके अगले कार्बन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा देना है। यहां आ जाएगा, ये कार्बन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा,
ये बॉन्ड आ गया इस वाले कार्बन पे, ज्यों का त्यों ये बॉन्ड लगा हुआ है वैसे लगा देंगे। ऊपर डबल बॉन्ड में O 1 2 3 और 1 4, माइनस आया है, बॉन्ड को आगे भेजो, बॉन्ड यहां आ जाएगा, इस कार्बन परमाणु के 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बॉन्ड को अगले वाले कार्बन परमाणु द्वारा ग्रहण करा देंगे। ये बॉन्ड जैसा लगा वैसे लगा देंगे, ऊपर डबल बॉन्ड में O जिस तरीके से चल रहा है। उसके बाद माइनस आया है, बॉन्ड को आगे भेज दो चार्ज को खत्म करने के लिए, बॉन्ड यहां आ जाएगा, ये बॉन्ड यहां लगा हुआ है, ये यहां लगा हुआ है, पर फिर से भाई समस्या कि जैसे ही बॉन्ड यहां आया कार्बन के फिर से 5 बॉन्ड हो गए, तो जो इलेक्ट्रॉन इसने लिए थे वो पुनः फिर से क्या कर दिए जाएंगे वापस, अर्थात 1 2 3 4 5 6 और इस पे माइनस। क्लियर? बॉन्ड यहां था, घूम के कहां आ गया, बॉन्ड यहां आ गया, मतलब इसका क्या हो रहा है, फिनॉल का अनुनाद हो रहा है, और फिनॉल का अनुनाद होने के कारण यह कैसा हो जाता है, अधिक अम्लीय हो जाता है। अब समझेंगे, अब लिख रहे हैं बेटा इसके बारे में, इधर लिख दे रहे हैं, लिखेंगे फिनॉल, फिनॉल एथेनॉल, फिनॉल एथेनॉल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है, अम्लीय होता है, क्योंकि एथेनॉल जलीय विलयन में एच आयन त्याग कर एथॉक्साइड आयन देते हैं, जिसका अनुनाद नहीं होता, जबकि फिनॉल जलीय विलयन में एच आयन त्याग कर फिनॉक्साइड आयन देते हैं, जो अनुनाद स्थायित्व के कारण अधिक अम्लीय हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। क्लियर? नोट करेंगे इस प्रश्न को, इसके बाद आगे करा रहे हैं। इसके बाद बेटा प्रश्न नंबर तीसरे का ग बोल रहा है, निम्नलिखित में विभेद कीजिए। तीसरे का ग प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में विभेद कीजिए। पहला एसीटल्डिहाइड तथा एसीटोन में, देखो एसीटल्डिहाइड का जो फॉर्मूला होता है, एसीटल्डिहाइड का जो फॉर्मूला होता है वह होता है CH3CHO। तो इसका जो पहला है, अगर विभेद अंतर की बात कर रहा है तो हम इनका करा दे रहे हैं टॉलेन परीक्षण, दोनों का क्या करा दे रहे हैं, टॉलेन परीक्षण। अब टॉलेन परीक्षण कराएंगे तो एसीटल्डिहाइड का जब हम टॉलेन परीक्षण कराएंगे Ag2O के साथ, तो यहाँ पर ये वाला ऑक्सीजन जब इसे भेज दिया जाएगा तो बन जाएगा CH3COO और ये वाला H प्लस में बाहर हो जाएगा Ag, पर कितने अणु हैं, 2, तो कितने Ag बाहर हो जाएंगे, 2Ag, यानी रजत दर्पण। और किसमें बदल जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप बदल जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर, एसिटिक अम्ल। तो एल्डिहाइड टॉलेन अवकर्मक से क्रिया करके रजत दर्पण देगा और एल्डिहाइड ग्रुप बदल जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर। ऐसे एसीटोन, अब एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3COCH3, यह टॉलेन अवकर्मक से कोई अभिक्रिया नहीं करता, टॉलेन अवकर्मक से कोई अभिक्रिया नहीं। क्लियर? तो हमने इन दोनों के बीच में किस परीक्षण द्वारा, टॉलेन परीक्षण द्वारा इन दोनों के बीच में विभेद बता दिया। ठीक है, दूसरा है, ये तो पहला हो गया। सेकंड पार्ट है इसका, एसीटोफिनोन
तथा बेंजोफिनोन, देखो एसीटोफिनोन तथा बेंजोफिनोन। अब देखो बेंजोफिनोन और एसीटोफिनोन, देखो एसीटोफिनोन किसके साथ, एसीटोफिनोन क्रिया करा देंगे इसकी, एसीटोफिनोन का फॉर्मूला हो जाएगा C6H5CO CH3, ये हो जाएगा एसीटोफिनोन। और इसकी अब क्रिया हम करा देंगे आयोडीन प्लस में NaOH के साथ। देखो कैसे कराएंगे, बॉन्ड को तोड़ देंगे यहां से CH3 से। अब जब बॉन्ड को CH3 से तोड़ेंगे तो कार्बन से अब 3 H जुड़ी रहेगी, 1 2 3, इसके 2 बॉन्ड और तोड़ दीजिए। तो कार्बन के कै बॉन्ड तोड़े, 1 2 3, तो हम यहाँ पर कितने आई जोड़ दें, 3, तो CH और यहाँ पर क्या होगा I3, पर हमने अणु इसके कितने ले लिए, 3 दूनी 6, 6 में से 3 आई तो बाहर हो गई, अब बची 3 आई, तो 3 आई 3 Na के साथ बाहर, यानी 3 Na आई बाहर हो जाएगा। Na को बढ़ाया तो कौन बढ़ जाएगा, OH। तो देखो यहां पर ये 2 H, ये एक O, दूसरा H OH, पर यहाँ OH बचेगा, तो ऐसा ही एक और ले रहे हैं, तो यहां से ये H और यहां से OH, तो कितने H2O, एक, दूसरा और तीसरा 3H2O प्लस। अब यहां बचा कौन, एक O बचेगा Na, किससे जोड़ देंगे, इसके साथ, तो C6H5COO Na, और ये बन जाएगा सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट यानी आयोडोफॉर्म। किसका निर्माण होता है, आयोडोफॉर्म। तो एसीटोफिनोन आयोडीन प्लस क्षार के साथ क्रिया करके आयोडोफॉर्म देगा, लेकिन बेंजोफिनोन क्रिया नहीं करता। बेंजोफिनोन का मतलब C6H5CO C6H5, यह है आयोडीन प्लस क्षार के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है। क्लियर। तो एसिडोफिनोन आयोडोफॉर्म देगा, पर यह बेटा कोई अभिक्रिया नहीं करेगा। इसको नोट करेंगे, इसके बाद आगे हल करा रहे हैं। नोट के बाद बेटा प्रश्न नंबर तीसरे का घ प्रश्न है, और प्रश्न बोल रहा है न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर है, समझाइए। देखो सबसे पहले समझेंगे, इधर न्यूक्लियोसाइड की बात करेंगे, इधर बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड की। इधर बात करेंगे बेटा किसकी, न्यूक्लियोटाइड की। ठीक है, अब सुनो, न्यूक्लियोसाइड के अंदर कौन होता है, न्यूक्लियोसाइड के अंदर क्षारक उपस्थित होगा। न्यूक्लियोसाइड के अंदर कौन उपस्थित होगा, क्षारक। लेकिन न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्षारक के साथ साथ उपस्थित होता है फास्फेट समूह। कौन उपस्थित होता है, फास्फेट समूह भी उपस्थित होता है। क्लियर। और यहाँ पर जो क्षारक उपस्थित होगा कार्बन संख्या 1 पर, फास्फेट समूह उपस्थित होता है कार्बन संख्या 5 पर। कैसे, जबकि देखो ये भी पेंटोस शर्करा है, यह भी कैसा शर्करा है, पेंटोस शर्करा है। अब बनाएंगे कैसे इस तरीके से रचना, देखो यहां पर क्या होगा, नाइट्रोजनी क्षारक उपस्थित होगा कार्बन संख्या 1 पर H, फिर दूसरे पे OH H, तीसरे पे OH H, चौथे पर H, और पांचवा देखो यहां पर जो समूह जोड़ेंगे CH2OH। क्लियर, पांचवा कार्बन ही होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, नाइट्रोजनी क्षारक के साथ साथ मैंने बताया कौन सा समूह उपस्थित होता है, फास्फेट समूह। यहां पर क्षारक उपस्थित होगा बेटा H OH H OH H H, उसके बाद CH2। अब देखो इसको लिख सकते हैं, फास्फेट समूह कौन सा, देखो फास्फोरिक अम्ल होता है H3PO4, फास्फोरिक अम्ल होता है H3PO4। अब इससे बना कह सकते हैं P, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, उसके बाद यहाँ पर 1 2 3 O ये रहे, और इनके साथ साथ एक एक H और को भेज देंगे, एक एक H इनके पास और भेज देंगे। तो इससे क्या करेंगे, इसके साथ जोड़ेंगे P, डबल बॉन्ड में हो 1 2 3 O के साथ H H और H, तो यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है CH2OH। तो OH यहाँ OH यहाँ, एक H2O बाहर हो जाएगा, बचेगा कौन, केवल एक ऑक्सीजन। तो ये जो संरचना बनेगी न्यूक्लियोटाइड की,
यह संरचना है न्यूक्लियोसाइड की। न्यूक्लियोटाइड से ही हमारी बनती है प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। क्लियर? नोट करेंगे बेटा, ताकि बात तब आगे करा रहे हैं, नोट करेंगे। इसके बाद बेटा 4 का क्वेश्चन है, बिलियन को परिभाषित कीजिए। किसी बिलियन के सांद्रण को कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, समझाइए। देखो, सबसे पहले समझेंगे परिभाषा किसकी, बिलियन की। तो बिलियन किसे कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? बिलियन कहलाता है। क्या लिखेंगे परिभाषा? परिभाषा लिखेंगे 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन कहलाता है। क्लियर? उसके बाद हम बेटा विलयन की सांद्रता को बताएंगे। विलयन की जो सांद्रता बतानी है, किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं? तो विलयन की सांद्रता हम निम्न पदों में व्यक्त कर सकते हैं। नंबर 1, पहला प्रतिशत पदों में। प्रतिशत पदों में कौन आ जाएगा? आपका आ जाएगा आयतन प्रतिशत। दूसरा द्रव्यमान प्रतिशत। तीसरा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। क्लियर? तो 3 पदों में हम प्रतिशत के पदों में बताएंगे। उसके बाद भार बट्टे आयतन। भार बट्टे आयतन अर्थात ग्राम प्रति लीटर में। ग्राम प्रति लीटर में कौन कौन आ जाएगा? आपकी आ जाएगी मोलरता, आपकी आ जाएगी नॉर्मलता, आपकी आ जाएगी फॉर्मलता। क्लियर? उसके बाद भार बट्टे भार के पदों में कौन कौन सा आपका मोललता और मोलंस। क्लियर? तो ये हमारा कौन हो जाएगा? विलयन से संबंधित प्रश्न हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 नोट करेंगे इसको। इसके बाद बेटा अगला प्रश्न है 4 का ख, और 4 का ख प्रश्न बोल रहा है, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता की परिभाषा दीजिए। सांद्रता के साथ इसके परिवर्तन की विवेचना कीजिए। देखो, सबसे पहले समझेंगे विलयन की चालकता। क्या है विलयन की चालकता? किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता क्या कहलाती है? विलयन की चालकता कहलाती है। क्लियर? अब बात करेंगे सांद्रता के साथ परिवर्तन क्या होगा। तनुता बढ़ाने पर विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता कैसी हो जाएगी? घट जाएगी। इसका कारण यह है कि तनुता बढ़ाने पर विलयन के प्रति इकाई आयतन में आयनों की जो संख्या होती है वह क्या हो जाती है? घट जाती है। ठीक है? बात करेंगे मोलर चालकता की, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलयन में विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम मोल घोलने पर उसके आयनों द्वारा उत्पन्न चालकता क्या कहलाएगी? उसकी मोलर चालकता लैम्डा m कहलाती है। बात करेंगे सांद्रता के साथ इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो विद्युत अपघट्य के विलयनों की जो तनुता है, तनुता बढ़ाने पर उसकी मोलर चालकता का मान कैसा हो जाता है? बढ़ता जाता है, क्योंकि तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकत्व यानी कप्पा का मान कैसा हो जाएगा? घटता जाएगा। परंतु 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य, जो विद्युत अपघट्य रखने वाले विलयन का जो आयतन है वह आयतन कैसा होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। ठीक है? तो ये रहे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ख। नोट करेंगे बेटा इसको।